अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। देखिए, हमने जो एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये जो एक्सपेरिमेंट हैं ये कंफर्म करते हैं कि लाइट जो है ना वो वेव नेचर रखती है। जबकि इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट वो पढ़ा है, वो प्रूव करते हैं कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल लाइक नेचर भी रखती है। तो इसी तरह जो अगर हम पार्टिकल की बात करें, वो पार्टिकल नेचर तो शो करते हैं, क्योंकि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो जो है ना फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा डेविस सेंजरमैन एक्सपेरिमेंट, और इसके अलावा जीपी थॉमसन, उन्होंने ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो यहाँ पर ये बात है कि जो लाइट है वो भी ड्यूल नेचर शो कर रही है, और जो पार्टिकल्स हैं वो भी ड्यूल नेचर शो कर रहे हैं, और दोनों बातें ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो जितने भी मतलब पार्टिकल्स हैं एटॉमिक लेवल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सारे ही जो है ना वो बहुत वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और इसी तरह जो एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, ये भी ड्यूल नेचर शो करती हैं। तो सिंपली ये कि मैटर और रेडिएशन जो है वो ड्यूल नेचर रखते हैं, जिन्हें वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कहते हैं। तो नील बोहर ने ये पॉइंट आउट किया था कि अगर हम इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मतलब चाहे वो लाइट हो, चाहे वो मैटर हो, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को जो है ना वो आपने डिस्क्राइब करना होगा। अगर दोनों एस्पेक्ट्स सामने नहीं रखेंगे, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये उनका प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंटरिटी था कि चाहे वो वेव हो या फिर पार्टिकल हो, आप उसकी जब तक दोनों दोनों जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्क्राइब नहीं करेंगे, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं होगी। आल्दो कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में वो अपना एक एस्पेक्ट ही शो करता है, जैसे लाइट है। अब लाइट के रास्ते में आप अगर डबल स्लिट लगा देंगे, डेफिनेटली वो आपको इंटरफेरेंस करके देगी और वो एज ए वेव एक्ट करेगी। और अगर आप लाइट को इंटरेक्ट कर देंगे, मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाएंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएंगे, और तब वो एज ए फोटोन नेचर शो कर रही होगी, पार्टिकल लाइक नेचर शो कर रही होगी। और आपको उस एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी पार्टिकल नेचर ही सामने रखनी होगी, तब वेव नेचर से वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। और जब डबल स्लिट को एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको उसकी वेव नेचर ही सामने रखनी होगी, पार्टिकल नेचर से वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो इस तरह कोई एक सिंपल एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसके अंदर मैटर या वेव दोनों जो है ना वो अपनी दोनों एस्पेक्ट्स जो है ना वो शो कर दें। तो दोनों एस्पेक्ट्स किसी एक एक्सपेरिमेंट में वील्ड नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई जो एस्पेक्ट उसका रिवील होगा वो डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट की नेचर क्या है। तो सिंपली मैंने जैसे अभी बोला कि अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रीटिंग भी रखते हैं लाइट बीम के रास्ते में, तो डेफिनेटली वो फिर यहाँ से आप ये बात यानी कि निकालेंगे कि ये लाइट एज ए वेव काम कर रही है। और लाइट बीम अगर डायरेक्टली मेटल सरफेस को हिट करती है, डेफिनेटली वहाँ से पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन इमट होंगे, तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो होगी यही कि जो लाइट है वो बीम एज ए स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स यानी पैकेट्स क्वांटा की एनर्जी की शक्ल में आ रही है। तो ये एक सिंपल कोई एक्सपेरिमेंट मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स जो है ना लाइट के या पार्टिकल्स के जो है ना वो रिवील हो सके। तो यहाँ एक बात साइड बॉक्स में भी दिखाई गई है कि अगर डबल स्लिट जो है ना हम इलेक्ट्रॉन बीम से करवाते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं बजाय लाइट के, तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर ही रखती, डेफिनेटली वो स्लिट में से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम सामने दोनों स्लिट का इमेज दिखा देती स्क्रीन पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम जब डबल स्लिट में से पास कर रही है और सामने स्क्रीन के ऊपर वो बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न दे रही है जैसा कि लाइट ने शो किया था। जैसे लाइट ने फ्रिंजेस बनाई थी, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन बीम भी अपना पूरा वेव नेचर यहाँ पर शो कर रही है। अब ये है तो इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल है, मोमेंटम शो करते हैं, चार्ज टू मास रेशियो इनकी फाइंड की जा सकती है एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। और लेकिन यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो टोटली अपनी वेव नेचर जो है ना वो शो कर रहे हैं। इसके अलावा जीपी थॉमसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम की जो है ना वो डायफ्रैक्शन इफेक्ट को जो है ना डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है ना वो शो किया था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक्स रेज का था। तो मींस के ये दो एक्सपेरिमेंट ये वेरीफाई करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं
वो अपनी वेव नेचर जो है ना वो रिवील करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर, और अगर कुछ एक्सपेरिमेंट डिफरेंट कर दें डेफिनेटली वहाँ अपनी वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के अंदर वो दोनों अपनी नेचर शो नहीं करते, बिल्कुल लाइट की तरह। जैसे लाइट भी अपनी दोनों नेचर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर रिवील नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही। तो अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है ना वो यानी कि एक साइंटिस्ट है शेरोडिंगर, तो उन्होंने ये बात बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की कि जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है उसकी यानी कि जो वेव नेचर है उसको उन्होंने एक इक्वेशन के तौर पे जो है ड्राइव करके दिखाया। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मोमेंटम और बाकी जो चीज़ें थी वो उसकी वेव नेचर से एक्सप्लेन की। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, शेरोडिंगर इक्वेशन। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो पार्टिकल है उसकी वेव प्रोबेबिलिटी जो इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन आता है उससे हमें पॉसिबल पोजीशंस ये प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि जहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हैं, कहाँ कम है। तो खैर उन्होंने इस बात के बारे में जो मतलब ये जो ड्यूल नेचर है मैटर और लाइट की, इसके बारे में एक एग्जांपल दी थी, बड़ी फेमस एग्जांपल है वो शेरोडिंगर कैट वाली, कि एक बॉक्स ले लें और उस बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स रख दें। रेडियो एक्टिव सोर्स कब डिके करेगा, वो टोटली रैंडम प्रोसेस है और टोटली नेचुरल प्रोसेस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। यानी कि वो अल्फ़ा बीटा और गैमा कब डिके करेगा इसका यानी कि कोई भी प्रोसेस यानी कोई भी प्रोसीजर नहीं है, वो टोटली रैंडम प्रोसेस होता है। यानी कोई टाइम नहीं है कि किसके दौरान वो हो सकता है वो विद इन सेकेंड ही डिके कर दे, हो सकता है वो 5 साल 10 साल तक डिके ना करे। तो अब उस रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ आप एक रेडियो एक्टिव डिटेक्टर रख दें और उसके साथ एक पॉइजन गैस जो है ना अटैच कर दें बॉक्स उसका। यानी जैसे ही रेडियो एक्टिव डिके हो वो रेडियो एक्टिव डिटेक्टर जो होगा पॉइजन गैस उस बॉक्स के अंदर रिलीज़ कर देगा। ये अरेंजमेंट करके उस बॉक्स के अंदर तो इन्होंने कहा कि कैट आप बीच में रख दें, बिल्ली को रख दें और उस बॉक्स का दरवाज़ा बंद कर दें। अब 1 घंटे के टाइम गुजरने के बाद यानी 1 घंटा गुजरने के बाद आप दरवाज़ा खोले बगैर ये बता सकते हैं कि क्या कैट अभी स्टिल अलाइव है या डेड। क्योंकि अगर तो रेडियो एक्टिविटी के हो गया हो तो डेफिनेटली पॉइजन गैस जो है ना वो रिलीज़ होगी उस बॉक्स के अंदर और कैट जो है ना वो डेड होगी। अगर रेडियो एक्टिविटी के नहीं हुआ तो डेफिनेटली कैट स्टिल अलाइव होगी। अब आप उस बॉक्स का डोर ओपन किए बगैर आप ये नहीं बता सकते कि आया कि वो कैट अलाइव है या फिर डेड है। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि ये क्वांटम सुपर स्टेट है। यानी इस टाइम जो है ना आप उसको दोनों स्टेट्स में कंसिडर करें, यानी जो कैट है वो लाइव भी है और वो डेड भी है। तो ये क्वांटम सुपर स्टेट है। आप जब बॉक्स खोलेंगे उसके बाद आपको उसकी नेचर रिवील हो जाएगी, यानी पता चल जाएगा कि कैट अलाइव है या डेड है। जो क्वांटम सुपर स्टेट थी वो कोलैप्स कर जाएगी और उसकी एक एग्जैक्ट जो चीज़ यानी कि रिज़ल्ट है वो सामने आ जाएगा। इस तरह लाइट जब आपकी तरफ आ रही है किसी भी सोर्स से तो वो एज ए वेव है या एज ए पार्टिकल है, तो आप उसे दोनों ही कंसिडर करें। वो क्वांटम सुपर स्टेट में मौजूद है, यानी उसके पास वेव लाइक नेचर भी है और पार्टिकल लाइक नेचर भी है। जब तक वो आपके एक्सपेरिमेंट में इंटर नहीं हो जाती, अपना एक एस्पेक्ट शो नहीं कर देती, तब तक आप उसकी दोनों नेचर को सामने रखेंगे और कहेंगे ये क्वांटम सुपर स्टेट के अंदर है। और बिल्कुल उसी तरह जब तक वो बॉक्स नहीं खुला था तब तक कैट जिंदा भी थी और मरी हुई भी थी। तो इस तरह ये जो लाइट है उसकी भी यानी कि ये ड्यूल नेचर है, ये 2 स्टेट्स हैं। तो 2 पॉसिबल स्टेट वो दोनों स्टेट्स में है जब तक वो आपके एक्सपेरिमेंट में नहीं आती। और जब आपके एक्सपेरिमेंट में आएगी तो आपके एक्सपेरिमेंट की नेचर ही डिसाइड करेगी कि वो कौन सा अपना एस्पेक्ट शो करेगी, यानी एज ए वेव लाइक फिनोमिना शो करेगी या पार्टिकल लाइक फिनोमिना शो करेगी। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट की नेचर के ऊपर। तो ये उन्होंने शेरोडिंगर ने एक्सप्लेन किया था। ये हैं वो भाई साहब शेरोडिंगर जिन्होंने ये चीज़ बड़ी अच्छी से एक्सप्लेन की। और इन्होंने क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस करवाई वो ये, इसमें कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपने अभी नहीं पढ़े, वो बड़ी क्लास में जाके आप देखेंगे। नीचे एक सरफेस दिखाई हुई है जिसके ऊपर बहुत सारी वेव्स, तो ये प्रोबेबिलिटी वेव है, यानी जो पार्टिकल अगर उसको वेव के तौर पे उसको वेव कंसिडर करें तो उसकी वेव जो है ना उसकी वेव प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की ये इक्वेशन है। यानी इसके रिज़ल्ट से आप जान पाते हैं कि जो
पार्टिकल्स हैं वो यानी इलेक्ट्रॉन है जैसे, उसके किसी जगह पर होने के चांसेस कितने हैं, इसे प्रोबेबिलिटी वेव कहते हैं। फिर तो वेव प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन, ये जो फाई, इस फाई का लफ्ज़ बीच में आ रहा है तो ये उसी को शो करता है। तो ये यहाँ पर वेव स्ट्रांग होगी, स्पाइक होगी उसकी, डेफिनेटली वहाँ पर उसकी पोजीशन जो है ना उसमें एक्यूरेसी कम हो जाएगी और वो वहाँ पर पाए जाने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। इसी तरह मोमेंटम भी जो ना पार्टिकल का इससे फाइंड करते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ना उसको एक्सप्लेन करता है। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। इसकी जो वेव नेचर है पार्टिकल की, उसको एवरीडे लाइफ के अंदर अब यूज़ किया जाता है, यानी उससे एप्लीकेशन जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वेव जो है पार्टिकल्स की वो बहुत छोटी वेवलेंथ है, यानी डी ब्रोगली उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, यानी एक्सरेज की रेंज के अंदर आती है। डेफिनेटली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मॉडर्न डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी एग्जांपल है। तो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है वो देखते हैं। अब देखें, आप सिंपली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पढ़ते आए हैं, उसमें लाइट यूज़ की जाती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और लेंसेज और मिरर का इस्तेमाल किया जाता है लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए, जिससे एक फाइनली इमेज बनता है और आप वो जो छोटी चीज़ें हैं उसको बड़ा करके देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन बीम को हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो जाके रिफ्रैक्ट करेगी उस सैंपल में से जिसको आप स्टडी करेंगे, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर सामने आएगा। तो यहाँ पर एक बात ये है कि जो लेंसेज और मिरर का रोल जो प्ले करेंगे वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, क्योंकि वहाँ पर लाइट थी, तो लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए आप लेंसेज और मिरर यूज़ करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम है, तो चार्ज पार्टिकल हैं, तो उनको यू नो फोकस करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा ये कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना वो रिफ्रैक्ट करेगी, और जो सैंपल आप उसके रास्ते में प्लेस करेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, उसकी माइनर डिटेल जो है ना वो सामने आ सकेंगी। ये देखिए, सबसे पहले डायग्राम में देखिए इलेक्ट्रॉन सोर्स, यानी ये फिलामेंट है, फिलामेंट को आप हीटअप करेंगे ऑलमोस्ट 30 किलो वोल्ट से या उससे भी ज़्यादा, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो इससे इस सरफेस से इजेक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ और शॉर्टर वेवलेंथ के साथ आएंगे, मतलब हाई स्पीड्स पे मूव करेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। और फिर उसके बाद देखिए मैग्नेटिक कंडेंसर लगाया गया है जो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है सामने पड़े हुए स्पेसिमेन के ऊपर। फिर मैग्नेटिक कंडेंसर जब उस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है स्पेसिमेन के ऊपर, तो वहाँ से फिर मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव ये एक तरह से कंसिडर किया जाता है। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी इतनी प्रोवाइड की जाती है कि वो इस सैंपल को पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि वो उसकी जो भी थिकनेस है उसमें से वो गुजर सके। एटॉमिक कोलिजन होंगे अंदर, लेकिन वो दूसरे एंड से इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना बाहर निकलेगी और सामने देखें इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर के ऊपर फर्स्ट इमेज देगी। उसके बाद इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन बीम को आगे फर्दर रिफ्रैक्ट करवा के सेकंड स्टेज पे मैग्नीफाइड इमेज लिया जाता है, और इस तरह से वो जो सैंपल था उसका इंटरनल स्ट्रक्चर सामने आ जाता है, तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम वो जाहिर बात जब स्पेस में गुजरेंगे तो एटॉमिक कोलिजन करेंगे तो एनर्जी वहाँ पर लॉस होगी, तो इतनी एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करना होगी कि वो उसको पेनिट्रेट कर सके उसकी थिकनेस को। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.5 to 1 नैनोमीटर तक पॉसिबल है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को 50 किलो वोल्ट के साथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पर स्ट्राइक करवाएं, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना उसकी मतलब ये रेजोल्यूशन जो पावर है वो 1 नैनोमीटर तक जा सकती है। जबकि जो बेस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर तक आपको दिखा सकती है, उससे नीचे उससे छोटी चीज़ें जो है ना वो या उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन वो नहीं दे सकती। तो यहाँ देखिए आप 1 नैनोमीटर तक यानी 1000 टाइम्स का फ़र्क है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिज़ल्ट है या जो रेजोल्यूशन है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स ज़्यादा है, तो मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा होगी। और दूसरा, इससे 3D इमेज भी बना सकते हैं आप, 3 डायमेंशनल इमेज बन सकता है, जो कि मॉडर्न वर्जन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो होलोग्राफी जो है उसके अंदर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसके अलावा सामने स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफ्ड स्पेशल फिल्म
जो कार्ड होता है, जैसे वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उस लाइट के लिए लाइट आके स्ट्राइक करती है और इमेज बनाती है। इस तरह यहाँ भी आप इमेज ले सकते हैं किसी एक यानी कार्ड के ऊपर वो फोटोग्राफ, इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफ होगा, उसके ऊपर जो है ना आप इलेक्ट्रॉन जब बीम आके स्ट्राइक करेगी तो वहाँ जो फाइनली इमेज जो है ना वो उसका प्रिंट हो जाएगा। तो इससे 3D इमेज भी बना सकते हैं। तो ये मॉडर्न वर्जन के अंदर यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो सारी ये थ्योरेटिकल और डायग्राम साथ एक्सप्लेन करनी है, और इसके अंदर ये इसके एंड पे यूजेस भी और एडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एक तो रेजोल्यूशन 1000 टाइम है, मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा होगी, और 3D इमेज भी बन सकता है। तो ये एज ए लॉन्ग भी वैसे एक दफ़ा आया हुआ है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में भी मौजूद है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिससे वो जो ड्यूल नेचर है उसकी उससे कुछ और बातें आगे पता चलेंगी। अल्लाह हाफिज़।